हेलो, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि गैस के अणुओं के का माध्य मुक्त पथ परम ताप के अनुक्रमानुपाती तथा गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये माध्य मुक्त पथ क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे माध्य मुक्त पथ की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि गैस के अणुओं के मध्य गैस के अणुओं के मध्य सतत टक्कर में तय की गई औसत दूरी क्या कहलाती है? माध्य मुक्त पथ कहलाती है। अब इसे चित्र के माध्यम से देखें तो क्या हम यहाँ पे देखते हैं टक्कर से पूर्व कितना हो जाएगा? लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4 बटा यहाँ पे कितना हो जाएगा? औसत निकालते हैं तो हम ऐसे निकालेंगे, सभी को जोड़ेंगे, सभी दूरियों को। अब यहाँ पे जितनी दूरियां उनका भाग करते हैं इस तरह से यहाँ पे हम। तो अब उत्तर को समझ लेते हैं। मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि माध्य मुक्त पथ क्या होता है और उसे हम कैसे कि पहला हम क्या मानते हैं? गैस केवल एक अणु गतिशील है। हम पहला मानेंगे कि गैस का केवल एक अणु गतिशील है, हम ये मान के चलते हैं। और दूसरा हम यहाँ पे परिकल्पना या मानते हैं कि गैस के अणु का व्यास d है। गैस के अणु का व्यास d है। अब हम यहाँ पे इसकी गणना करते हैं तो मान लेते हैं कि एक ये अणु है जिसका व्यास d है और एक दूसरा अणु है जिसका व्यास d और तीसरा अणु जिसका व्यास d है। अब ध्यान से देखिए तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये d व्यास का जो अणु है ये भी d व्यास का अणु है और ये भी d व्यास का अणु है। अब ये टक्कर कब करेगा? देखिए, अब जो इसके ऊपर है तो हम कह सकते हैं कि ये जो टक्कर है वो क्या होगा? ये सिर्फ स्पर्श करके निकल जाएगा। ये क्या होगा? स्पर्श करके निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि अगर ये d/2 दूरी से यहाँ पे अगर क्या होता है, अगर यहां से देखें तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? d हो जाएगी। अब यहाँ पे इस केंद्र से इसके केंद्र तक की दूरी क्या हो जाएगी? d हो जाएगी। अगर हम देखें कि ये अणु थोड़ा सा नीचे आ जाए तो क्या आसानी से टक्कर हो सकती है? बिल्कुल। लेकिन ये अणु अगर थोड़ा सा और ऊपर चला जाए, किससे? अगर हम बात करते हैं ये थोड़ा सा नीचे आने पर आसानी से टक्कर हो गई। लेकिन यही अणु अगर हम देखते हैं कि इस dy या हम मान लेते हैं इस केंद्र से d दूरी ऊपर आ जाए, तो थोड़ा सा ऊपर अगर आता है तो क्या ये टक्कर हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो टक्कर होने के लिए हमें पता है यहाँ पे संभव दूरी क्या है? केंद्र से d दूरी पे जितने अणु आते हैं तो वहां पे हम क्या मानते हैं? टक्कर संभव है। तो इस तरह से हम एक यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं कि अब यहाँ पे कुल दूरी कितनी हो जाएगी? केंद्र से d और d मतलब ये कुल दूरी हो जाएगी 2d। तो 2d का हम यहाँ पे क्या मानते हैं? एक सिलेंडर मानते हैं, एक बेलनाकार यहाँ पे
आकृति मान लेते हैं कि इस बेलनाकार आकृति के अंदर जितने भी कण हैं वो सभी क्या करेंगे, यहाँ पे टक्कर करेंगे। अब जैसे कि हमने मान रखा है यहाँ पे एक अणु गतिशील है, तो ये अणु क्या करते हैं, इसके अंदर उपस्थित सभी अणु से टक्कर करेंगे। अब हम यहाँ पे गणना करेंगे। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि अणु कितने वेग से गति कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है, और डेल्टा t समय में कितनी दूरी तय करेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अणु द्वारा डेल्टा t समय में तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, v इंटू डेल्टा t हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम मान लेते हैं कि n क्या है, एकांक आयतन में अणुओं की संख्या मान लेते हैं n। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कुल अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, कुल ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा t समय में कुल अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, डेल्टा t समय में कुल अणुओं की संख्या हो जाएगी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल, सिलेंडर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई और r स्क्वायर, और यहाँ पे लिख सकते हैं सिलेंडर का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू लंबाई। लंबाई कितना हो जाएगा, डेल्टा t समय में हमने देखा v इंटू डेल्टा t दूरी तय करता है, तो ये दूरी हो जाएगी। और यहाँ पे हम देखेंगे कि n क्या है, एकांक आयतन में अणुओं की संख्या, तो n इंटू क्या हो जाएगा, v। अब v यहाँ पे आयतन है जो यहाँ पे हमने लिखा, इसको हम पहले लिख लेते हैं n इंटू v। तो यहाँ पे एकांक आयतन में हमें कुल अणुओं की संख्या यहाँ से मालूम चल गई। अब हम निकालते हैं अणुओं का माध्य मुक्त पथ क्या हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे अब ये कौन से अणुओं की संख्या है, टक्कर किए गए अणुओं की संख्या, समय में टक्कर या डेल्टा t समय में टकराने वाले अणुओं की कुल टकराने वाले अणुओं की संख्या ही है। समय में टकराने वाले अणुओं की हमने संख्या लिखी है। अब यहाँ पे अगर हम लैम्डा लिखते हैं, लैम्डा मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, माध्य मुक्त पथ। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे कुल दूरी जो अणुओं द्वारा तय की गई कुल दूरी बटा क्या हो जाएगा, टक्करों की, डेल्टा t समय में टक्करों की संख्या, डेल्टा t समय में, और डेल्टा t समय में कुल दूरी बटा डेल्टा t समय में टक्करों की संख्या, डेल्टा t हम यही लिखते हैं। तो डेल्टा t समय में अणुओं द्वारा तय की गई कुल दूरी बटा टक्करों की संख्या, टक्करों की संख्या। तो यहां से लैम्डा का मान हम निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए कुल दूरी हो जाएगी v इंटू डेल्टा t बटा टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, n इंटू पाई इंटू डी स्क्वायर इंटू v इंटू डेल्टा t। इस तरह से यहाँ पे हम निकाल सकते हैं माध्य मुक्त पथ का मान। तो v डेल्टा t कैंसिल हो जाएगा, और यहां से हमें क्या मिलेगा, 1 बटा n पाई डी स्क्वायर, ये हो जाएगा माध्य, और यहाँ पे n भी n रहेगा, n पाई डी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, तो यह हमने अवधारणा जो ली, यहाँ पे हम जो हमने परिकल्पना की, वह क्या परिकल्पना की कि गैस का केवल एक अणु गतिशील है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। हम यहाँ पे देखते हैं गैस के
क्या होते हैं? सभी अणु गतिशील होते हैं। तो हम जानते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि वास्तव में गैस के सभी अणु गतिशील होते हैं। अतः हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो माध्य मुक्त पथ होगा उसमें कुछ करेक्शन होगा, और करेक्शन के बाद हम देखते हैं इसकी करेक्ट वैल्यू क्या होगी। यह सही सूत्र जो होगा तो वह होता है 1/√2 फैक्टर से गुणा करेंगे, 1/√2 फैक्टर से, और यहाँ पे हो जाएगा πd² जो पहले से ही है इंटू n। यह हो जाता है करेक्ट सूत्र। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे देखते हैं हमें क्या बताना है। हमें बताना है कि यह परम ताप के अनुक्रमानुपाती और गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इससे हमें समझाना है। तो ध्यान से देखिए, आदर्श गैस समीकरण की अगर हम बात करें, आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण जानते क्या होता है? यह होता है PV बराबर क्या होता है? nRT, जहाँ पे ये n क्या है? मोल है। इसको हम लिख लेते हैं म्यू लिख लेते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे म्यू क्या हो जाएगा? मोल। गैस में मोलों की संख्या हो जाएगी। म्यू हमने देखा मोलों की संख्या है या मोल है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं गैस में जो मोल होते हैं, ये हो जाएगा गैस के मोल, ठीक है। गैस के या गैस में मोलों की संख्या है, गैस में मोलों की संख्या म्यू कहलाती है। आर क्या होता है? आर यहाँ पे गैस नियतांक होता है। टी यहाँ पे परम ताप होता है। और जो गैस नियतांक है सभी आदर्श गैस के लिए एक समान होता है। टी यहाँ पे क्या हो जाएगा? परम ताप हो जाएगा, जिससे हम किस में लिखते हैं? केल्विन में लिखेंगे। पी और भी हम जानते हैं, ये क्रमशः दाब और आयतन है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो क्या हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि P बराबर, अब मोल क्या होता है? मोल होता है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मोल होता है कुल अणुओं की संख्या बटा एवोगाद्रो संख्या बटा R इंटू टी। अब V को भी इधर हम लिख लेते हैं, V इधर लिख लेते हैं, और Na। तो कुल अणुओं की संख्या n है अगर, तो हम क्या लिख सकते हैं? एकांक आयतन में कुल अणुओं की संख्या भी हमने देखा है। n क्या है? ये एकांक आयतन में कुल अणुओं की संख्या है, यही हमने मान के रखा है। एक बार देखिए आप, यहाँ पे हमने माना है कि एकांक आयतन में अणुओं की संख्या n है। तो एकांक आयतन में अणुओं की संख्या को हमने यहाँ पे क्या माना है? n माना है। तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, इसके स्थान पे लिख सकते हैं P बराबर स्मॉल n बटा n है। ये एवोगाद्रो नंबर होता है, एवोगाद्रो संख्या होती है, एक नियतांक है, R बटा T। सिर्फ यही वैल्यू यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो हम जानते हैं कि बोल्ट्जमान नियतांक जो होता है वो क्या होता है? R बटा Na होता है। तो इसका मतलब ये बोल्ट्जमान नियतांक के बराबर होगा। तो P बराबर हम लिख सकते हैं N K T। ये क्या? K B ये बोल्ट्जमान नियतांक हो जाएगा, T यहाँ पे परम ताप है। तो अब ध्यान से देखिए, N के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? N के स्थान पे लिख सकते हैं P बटा के बी इंटू टी। अब ध्यान से देखिए, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2 और इसे मान लेते हैं हम समीकरण 1। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। तो अब ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे n के स्थान पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें क्या मिलेगा? ध्यान से देखिए, लैम्डा बराबर हमें यहाँ पे मिलेगा, एक नए पेज में लिखते हैं, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, तो यह हो जाएगा लैम्डा बराबर
क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर, पहले तो मान देखिए यहाँ पे n पाई डी स्क्वायर, ये वाला मान नहीं, हम इस वाले मान पे रखेंगे। इसको समीकरण 1 नहीं मानते हैं हम, समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, ये समीकरण 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/√2 पाई डी स्क्वायर, 1/√2 पाई डी स्क्वायर, और n के स्थान पे हम क्या रखेंगे इसे भी हम देख लेते हैं। तो n के स्थान पे p/kb इंटू टी, p/kb, तो kb को हम ऊपर लिख सकते हैं, t को भी ऊपर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो √2 पाई और अणुओं का यहाँ पे व्यास जो है ये भी समान रहेगा, के भी एक नियतांक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं लैम्डा जो है ताप के व्युत्क्रमानुपाती व ताप के अनुक्रमानुपाती व दाब के व्युत्क्रमानुपाती है। तो हमें यही बताना था कि लैम्डा मतलब माध्य मुक्त पथ ताप के क्या है, अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है, व दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमें यही सिद्ध करना था, यही दिखाना था, तो ये हमने यहाँ पे सिद्ध कर लिया है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।